हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पीसीबी बाबा। आज हम लोग दो महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देंगे। पहली महत्वपूर्ण बात ये कि भारत का जन्म कैसे हुआ, और दूसरा जो है ये देखने वाले हैं हम लोग कि जो भारत में बहने वाली सिंधु नदी है उसका उद्गम जो है तिब्बत के मानसरोवर लेक से हुआ है। तो उस सिंधु नदी या फिर इंडस नदी की जो ट्रिब्यूटरीज़ रही हैं, जिसे हम लोग पंचनद नदी कहते हैं, मेजर ट्रिब्यूटरीज़, और साथ ही साथ जो बाकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं उन सब के बारे में हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन या फिर उसके बारे में डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने यहाँ पर वर्ल्ड मैप या फिर संसार का एक नक्शा दिखाई दे रहा है, जिसमें टोटल 7 कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहे हैं, और ये टोटल 7 महाद्वीप यहाँ पर हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। यह आपको आज के समय में दुनिया के नक्शे पर एक खंडित के रूप में महाद्वीप दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आज से करीब 20 करोड़ साल पहले हमारी धरती पर आज के दिखने वाले ये डिवाइड कॉन्टिनेंट नहीं थे। उस वक्त सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट या महाखंड हुआ करता था, जिसे नाम दिया गया था पेंजिया, और इसके चारों ओर सिर्फ एक ही ओशियन होता था या फिर महासागर होता था, जिसे कहते थे बेथालासा। यहाँ पर देखिए, आपको दिखाई दे रहा है ये इमेज, ये जो है पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट, और इसके चारों ओर जो है यह समुद्र दिखाई दे रहा है, जिसे कहते हैं बेथेलासा। और आज के जो सारे जो खंड है या फिर जो 7 कॉन्टिनेंट है, इसी महाखंड पेंजिया में से ही विखंडित होकर ये बने हुए हैं, टूटकर बने हैं। यह थ्योरी को देने वाले वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड वेगनर, और उनका यह भी मानना था कि उसी वक्त पेंजिया महाखंड पर रेंगने वाले जीवों का विकास भी हुआ। दोस्तों, पृथ्वी के गर्भ में लगातार प्लेट्स खिसकती रहती हैं, जिसके चलते धरती में निरंतर बदलाव होते रहते हैं। लेकिन ये बदलाव लाखों या करोड़ों साल बाद दिखाई देते हैं, और इन्हीं बदलाव के चलते आज ये दिखने वाले सारे कॉन्टिनेंट का जन्म हुआ, और उनके साथ हमारे भारत देश का भी जन्म हुआ। अल्फ्रेड के थ्योरी के अनुसार प्लेट्स के सरकने से सबसे पहले पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट के 2 भाग हुए, लॉरेंशिया जो उत्तरी साइड में है, और दूसरा जो है गोंडवाना लैंड जो दक्षिणी साइड में है। लॉरेंशिया और गोंडवाना के पार्ट में डिवाइड होने से वहाँ पे टेथिस सी का निर्माण हुआ, और ये बतलाया जाता है कि टेथिस सी का जब निर्माण हुआ उसी वक्त जो इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं, उन नदियों से निकलने वाले पानी जो हैं टेथिस सी में ही समाहित होते थे या फिर उसको ज्वाइन करती थी। तो जो इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियां हैं, यह हिमालय के निर्माण से, हिमालय नदी जो हिमालय माउंटेन है, इन सब के निर्माण से भी पहले की ये सब नदियाँ हैं। तो बाद में लॉरेंशिया से 3 कॉन्टिनेंट का निर्माण होता है महाद्वीप का, जिसको कहते हैं नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया। और गोंडवाना लैंड से 4 कॉन्टिनेंट का निर्माण होता है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो गोंडवाना लैंड में जो अफ्रीका है, अफ्रीका से ही जुड़ा हुआ था हमारा भारत। यहाँ पर अगर आप साफ तरीके से देखें तो गोंडवाना लैंड में देखिए, यहाँ पर अफ्रीका के साथ में इंडिया जुड़ा हुआ है, जो बाद में धीरे धीरे अलग होने लगता है। अलग होते होते ये क्या करता है, यूरेशिया प्लेट की तरफ सरकता है, और बाद में यूरेशिया प्लेट के साथ में इंडिया प्लेट जो है एक ज़बरदस्त टक्कर करता है और उसके साथ में जुड़ता है। इसी जुड़ने के कारण ही जो यूरेशिया प्लेट है और इंडिया प्लेट में टक्कर होने के कारण और जुड़ने के साथ में ही यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों प्लेटों के बीच में एक जो है एक प्रकार का उभार निकल जाता है। एक प्रकार जो उभार निकलता है उसी से ही निर्माण होता है हिमालयाज रेंज का और साथ ही साथ तिब्बतन प्लेटू का। यहाँ पर देखिए, जो इंडिया है धीरे धीरे सरकते हुए ये यूरेशिया प्लेट जहाँ हरे कलर में, हरे रंग में जो ब्लैक से लिखी है वहाँ पे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और इंडिया प्लेट देखिए सरकते हुए जा रहा है और बाद में यहाँ पे टकराव करता है। टकराव होने से देखिए यहाँ पर उभार आ जाता है, जिनसे हिमालय और तिब्बत प्लेटू का निर्माण होता है। तो हिमालय और तिब्बत प्लेटू जो दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों इंडिया प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टक्कर होने की वजह से ये उभार हुए। और जो इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं, ये हिमालय के निर्माण होने से पहले की नदियाँ हैं। और इसके बारे में सच सबूत हमें इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र के जो घाटियाँ हैं आज के समय की, वह यह बतलाती हैं। अगर आप उन्हें कार्बन 14 नामक चीज़ से अगर आप उसको अगर चेक करें तो ये मालूम पड़ता है कि हिमालय का निर्माण जो है, उस हिमालय के निर्माण के कई करोड़ों साल पहले ये जो नदियों की बहने वाली जो घाटियाँ हैं, उससे कई करोड़ों साल पहले की ये सब घाटियाँ हैं, जो कार्बन 14 के डेटिंग से पता चलती है। कार्बन 14 जो है वे बतलाती हैं कि कौन सी चीज़ कितनी साल पुरानी है। तो यहाँ पर हिमालय रिवर सिस्टम के बारे में लिखा है। हिमालय रिवर सिस्टम में 3 नदियाँ महत्वपूर्ण शामिल होती हैं, गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र। और जो हिमालय है, हिमालय का निर्माण हुआ है इंडिया प्लेट और यूरेशियन प्लेट के कोलिजन से। और जो हिमालयन रेंजेस है, ये जो हैं
हिमालय के निर्माण होने से पहले के ये सब रिवर्स रहे हैं। और इनके बारे में 7-6 सबूत हमें तिब्बत रीजन से पता चलती हैं, क्योंकि तिब्बत रीजन में टेथिस सी के कुछ फ्लो जो हुए हैं उसके 7-6 सबूत आज के समय पे भी तिब्बत रीजन पे मौजूद हैं। और इसके अलावा इंडस, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जहाँ से आज के समय पे भी फ्लो करती हैं, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गहरी गहरी घाटियाँ हैं, जिनको कार्बन 14 के डेटिंग से पता चलता है कि ये हिमालय पर्वत से भी ज़्यादा ओल्डर हैं या फिर ज़्यादा पुरानी हैं। अब आगे चलते हैं, इंडस रिवर सिस्टम के बारे में कंप्लीट बातें करते हैं। इंडस रिवर सिस्टम में इंडस को संस्कृत में कहा जाता है सिंधु, ग्रीक में कहा जाता है सिंतोस और लैटिन में कहा जाता है सिंधुस। इंडस की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ जो बड़ी नदियाँ हैं उनके बारे में, और साथ ही साथ इंडस नदी के बारे में हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चलिए लेते हैं। तो यहाँ पर जो है लिखा गया है, इंडस नदी जो है वह तिब्बत के मानसरोवर लेक या फिर तिब्बत में जो कैलाश रेंज है वहाँ पर जो बर्फ़ जमा होते हैं उन बर्फ़ों के पिघलने से इंडस नदी का निर्माण होता है। और जो इंडस नदी है वह तिब्बत के मानसरोवर लेक से ट्रेवल करते हुए इंडिया से होते हुए पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिरती है। तो इतनी लंबी दूरी ट्रेवल करने में जो लेंथ है लगता है, उस लेंथ का टोटल है, वो लेंथ टोटल है 2880 किलोमीटर, और इंडिया में वो वही है 710 किलोमीटर सिर्फ। झेलम नदी जो है, झेलम नदी जम्मू कश्मीर जो आज के समय में यूनियन टेरिटरी है उसके अंदर जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर एक झील बहती है जिसका नाम है वेरीनाग झील, और यहीं से झेलम नदी का उद्गम होता है। झेलम नदी अंत में 720 किलोमीटर की ट्रेवलिंग कर चेनाब नदी से जुड़ जाती है, और झेलम नदी जो है इंडिया और पाकिस्तान में ही दिखाई देती है। चेनाब नदी की बात करें, चेनाब नदी जो है हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट्स में एक पास है, दर्रा है जिसका नाम है बारालाचा पास। उस बारालाचा पास में ही दो नदियां का उद्गम हुआ है जिसको कहते हैं चंद्रा और भागा, और इन्हीं चंद्रा और भागा के मिलन से ही निर्माण हुई है चेनाब नदी का। और चेनाब नदी जो है चंद्रा और भागा के जुड़ने से बनी हुई हैं, और चंद्रा और भागा जो हैं ये जो जहाँ जिस जगह पे जुड़ती हैं उस जगह का नाम है टंडी डिस्ट्रिक्ट, जो आज भी हिमाचल प्रदेश के हिमाचल प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में टंडी डिस्ट्रिक्ट है। तो वहाँ पर चंद्रा और भागा दो नदियाँ जुड़ती हैं और वहाँ पर बन जाती है चेनाब नदी। यह टोटल तय करती है 1180 किलोमीटर, और यह जो है सतलज नदी से जुड़ जाती है, और सतलज नदी से चेनाब जुड़कर बनाती है पंजनद नदी। पंजनद का अर्थ क्या होता है इसे हम लोग अभी 2 मिनट में समझेंगे। इसके अलावा रवि नदी जो है यह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में रोहतांग पास है, वहाँ से निकलती है, और ये टोटल ट्रेवल करती है 725 किलोमीटर इंडिया और पाकिस्तान में। और इसके अलावा बियास जो है ये टोटल इंडिया में ही बहती है। यह जो है रोहतांग पास, पीर पंजाल में जो रोहतांग पास है उस वहाँ पर है व्यास कुंड, वहाँ से यह इसका उद्गम हुआ है। टोटल 460 किलोमीटर तय करती है और बाद में सतलज नदी से जुड़ जाती है पंजाब में। सतलज जो है, सतलज को शताद्री भी कहते हैं, और यह तिब्बत में मानसरोवर के रक्षस्थल लेक से निकली हुई है। टोटल यह ट्रेवल करती है 1450 किलोमीटर, और बाद में ये चेनाब से जुड़कर बनाती है पंचनद नदी। तो यहाँ पर देखिए, आपको मैं पूरी तरह से अगर अच्छी तरह से समझाऊँ, इसको समझने का एक ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, चेनाब और सतलज ये दोनों मिलती हैं तो बनाती हैं पंचनद नदी। चेनाब और सतलज में सतलज से जुड़ती है बियास, और चेनाब से जुड़ती है झेलम और रावी, और बाद में ये जो पांचों हैं, आप जोड़िए इनको, टोटल 5 आएंगे। ये पांचों जाकर इंडस से जुड़ जाती हैं मिथानकोट नामक जगह में, जो पाकिस्तान में आता है। तो इंडस से मिथानकोट नामक जगह पे ये पांचों नदियाँ मिलकर जुड़ जाती हैं, और इन पांचों नदियों को पांचों नदियाँ जहाँ पे जुड़ती हैं वहीं पे कहते हैं इसे पंचनद। और ये पंचनद जो है ये जुड़ती जहाँ पर हैं वह जगह है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में उच्च शरीफ नामक जगह पे, जो मुजफ्फरगढ़ ज़िले में आता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक मैप के द्वारा समझाता हूँ। देखिए, आपको यहाँ पर चेनाब नदी बहती हुई दिखाई दे रही है, ये रही चेनाब नदी। इससे देखिए यहाँ पर झेलम नदी जुड़ रही है, और साथ ही साथ आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए रावी नदी भी जुड़ती हुई आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर टोटल हो गए 3, और यहाँ पे जो सतलज नदी है, सतलज नदी से देखिए यहाँ पर बियास नदी जुड़ रही है, तो ये टोटल हो गए 2। तो 2 और 3 दोनों मिलकर यहाँ पे पंचनद पे जुड़ रहे हैं। तो ये जो पंचनद पे जुड़ रहे हैं, ये जगह जो है पाकिस्तान के मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आती है, और इस जगह का नाम है उच्च शरीफ। तो उच्च शरीफ नामक जगह पर चेनाब 3 नदियों के साथ मिलकर और सतलुज 1 नदी के साथ मिलकर टोटल 5 हो जाती हैं, और ये पंचनद बन जाती हैं उच्च शरीफ नामक जगह पर, जो
गढ़ जिले में आता है पाकिस्तान के। और बाद में ये पंचनद नदियाँ इंडस नदी से मिलती हैं पाकिस्तान के ही मिथानकोट नामक जगह पर। और बाद में यहाँ से आगे ये सब कहलाती है इंडस नदी, जो आगे पाकिस्तान के हैदराबाद से होते हुए कराची के साउथ से होते हुए अरब सागर में जाकर गिर जाती हैं। तो आपको मैंने पूरी तरह से पंचनद का अर्थ समझला दिया। तो आगे चलते हैं, हम सब इन सारे नदियों के बारे में एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। इंडस नदी जो है, इंडस नदी के नाम पर ही भारत का नाम इंडिया पड़ा और इंडस नदी के आसपास ही सिंधु घाटी सभ्यता का शुरुआत हुआ। इंडस नदी जो है यह तिब्बत में जो कैलाश रेंज है उसके बर्फ़ के पिघलने के कारण इंडस नदी का निर्माण हुआ और वहाँ से लेकर, कहाँ से, तिब्बत के कैलाश रेंज से लेकर यह नंगा पर्वत जो है यह आता है गिलगिट बल्टिस्तान, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उस जगह में एक जगह आता है नंगा पर्वत। वहाँ तक यह सिर्फ और सिर्फ उत्तर पश्चिम की ओर बहती हुई दिखाई देती है। इसका जो टोटल लेंथ रहा है तिब्बत के मानसरोवर लेक से लेकर अरब सागर में गिरने तक, वह रहा है टोटल 2900 किलोमीटर। और साथ ही साथ जो इंडस नदी की सहायक नदियां हैं, सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं, वे सहायक नदियां बहने में जितना एरिया कवर करती हैं और साथ ही साथ सिंधु नदी जितना एरिया कवर करती है बहने में, उन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो जोड़कर वह टोटल कितना किलोमीटर स्क्वायर ट्रेवल करती हैं, 11,65,000 किलोमीटर स्क्वायर। और इस इंडस के बारे में और भी इम्पॉर्टेंट बातें, इंडस नदी जब बहते हुए इंडिया और चाइना बॉर्डर पे आती है तो वहाँ पर धार रिवर नामक नदी जो है इंडिया चाइना बॉर्डर पे इंडस नदी से जुड़ती है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है जम्मू कश्मीर में जब यह इंटर करती है तो यह लद्दाख और झांसकर रेंज के बीच में फ्लो करते हुए आगे जाकर गिलगिट बल्टिस्तान में इंटर करती है। और यहाँ पे लिखा है जो पूरा जम्मू और कश्मीर एरिया है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है और साथ ही साथ इंडिया की, वहाँ पर अगर आप देखें तो ये हर किलोमीटर में 30 सेंटीमीटर नीचे ढलान बनाती जाती है। मतलब पूरे जम्मू कश्मीर में यह एक ढाल के रूप में बहती हुई जाती है और हर किलोमीटर में 30 सेंटीमीटर नीचे चली जाती है। और इसके अलावा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एवरेज एलिवेशन एट विच इंडस फ्लोज थ्रू जम्मू एंड कश्मीर अबाउट 4000 मीटर अबव सी लेवल। इसका मतलब जम्मू और कश्मीर में जो इंडस नदी फ्लो कर रही है ये सी लेवल से लगभग 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर फ्लो करती है। और इसके अलावा लेह में जब ये लेह पहुंचती है इंडस नदी तो वहाँ पर झांसकर रिवर जो है सिंधु नदी को ज्वाइन करती है या फिर जुड़ती है। इसके अलावा स्कर्डू नाम की जो जगह है, जो पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो गिलगिट बल्टिस्तान है वहीं पर भी स्कर्डू नाम की जगह है जहाँ पर श्योक रिवर है, ये इंडस नदी को ज्वाइन करती है 2700 मीटर सी लेवल की ऊंचाई पर। और इसके अलावा इसको और भी बहुत सारी नदियाँ ज्वाइन करती हैं जैसे गिलगिट, गारतंग, द्रास, शिंगेर और हुंजा, यह सब भी इंडस नदी को ज्वाइन करती हैं। इसके बाद क्या करती है, यह जो है पूरे तरह से हिमालय का माउंटेन है इन सबको क्रॉस कर जाती है। और उसके बाद एक जगह आता है अटॉक। अटॉक जो है यह पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है, पंजाब जो जगह है पाकिस्तान में आता है, वहाँ पे एक जगह आता है अटॉक। वहाँ पर ये एक गहरी घाटी का निर्माण करती है जो बिल्कुल नंगा पर्वत के उत्तर में है। तो नंगा पर्वत से लेकर अटॉक के बीच में एक सिंटेक्सियल बैंड का निर्माण होता है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सिंटेक्सियल बैंड नंगा पर्वत से लेकर अटॉक के बीच में। और उसके अलावा जो है इंडस नदी जब आगे बढ़ती है तो इसको अफगानिस्तान की एक रिवर ज्वाइन करती है जिसका नाम है काबुल रिवर। और अटॉक के बाद यह पोतवार प्लेटू से होते हुए सॉल्ट ब्रिज को क्रॉस करती, सॉल्ट रेंज नामक पहाड़ी है उसको क्रॉस करती है। और इन सबको क्रॉस करने के बीच में ही इसको 3 नदियाँ और ज्वाइन करती हैं जिनका नाम है कुर्रम, टॉक और जॉब गोमल। अब इसके बाद यह आगे पहुंचती हैं और वहाँ पर मिथानकोट नामक की जगह पर, जो पाकिस्तान में मिथानकोट नामक की जगह है, वहाँ पर पंचनद का मतलब होता है 5 नदियों का संगम। और वो 5 नदियाँ कौन सी हैं, झेलम, चिनाब, रावी, बियास और सतलज। ये 5 नदियाँ इंडस से ज्वाइन होती हैं। और ज्वाइन करने के बाद यह सब जो हैं, जो पंचनद नदियाँ हैं, ये सब अपने साथ में बहुत सारा सिल्ट बहा कर लाती है। सिल्ट मतलब रेत और मट्टी जो होती हैं इन सबको अपने साथ बहा कर लाती हैं और इंडस नदी भी बहा कर लाती हैं, जिसके कारण जब ये कराची के साउथ साइड में अरबियन सी को जुड़ती हैं तो वहाँ पर बहुत ही बड़ा डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा का मतलब अपने साथ में बहाई हुई रेत और मट्टियों के साथ में एक बहुत ही मुख्य ज़मीन का निर्माण करती हैं जो खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती हैं। तो ये रहा इंडस नदी के बारे में संपूर्ण जानकारी। अब बात करते हैं हम लोग झेलम नदी के बारे में। झेलम नदी जो है, झेलम नदी यह जम्मू कश्मीर जो आज के समय में यूनियन टेरिटरी है उसके अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में एक
वेरीनाग नाम की झील है जहाँ से झेलम नदी गिरती है, और झेलम जो है आगे चलकर ज्वाइन करती है चेनाब को ट्रीमू नामक जगह पर, जो झांग डिस्ट्रिक्ट में आती है पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो यहाँ पर नहीं लिखी हुई है। और इसके आगे हम लोग बात करते हैं, झेलम नदी जो है जब ये कश्मीर वैली को पार करती है तो आगे वुलर लेक मिलता है। तो वुलर लेक को पार करने के बाद ये पहुँचती है बारामूला के पास में, और बारामूला को पार करने के बाद ये पहुंचती है पीर पंजाल के पास। पीर पंजाल में यह एक गहरी घाटी का निर्माण करती है, और उसके बाद यह जो गिलगित बल्टिस्तान जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके जो राजधानी है, गिलगित बल्टिस्तान की जो राजधानी है जिसका नाम है मुजफ्फराबाद, वहाँ पर यह पहुंच जाती है। और वहाँ पर पहुंचने के बाद ये शार्प हेयर पिन बैंड बनाती है। ये शार्प हेयर पिन बैंड क्या है? देखिए शार्प हेयर पिन बैंड आपको देखिए यहाँ पर पहला जो इमेज दिखाई दे रहा है, ये शार्प हेयर पिन बैंड बनाती है मुजफ्फरपुर नामक जगह पर जो गिलगित बल्टिस्तान की राजधानी है। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है, जो बारामूला नाम की जगह है, जब यह वेरीनाग झील कश्मीर के वेरीनाग झील से उद्गमित होने के बाद वुलर लेक से होते हुए बारामूला पहुंचती है, तो बारामूला नाम की जगह पर यह एक गहरी तंग घाटी बनाती है जो यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, ये गहरी तंग घाटी है जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं, इसको अंग्रेजी में अगर आप देखें तो इसे कहते हैं स्टीप साइड नैरो जॉर्ज। ये स्टीप साइड नैरो जॉर्ज बनाती है बारामूला से लेकर पीर पंजाल रेंज तक। बारामूला से लेकर पीर पंजाल रेंज तक ये डीप साइड नैरो जॉर्ज बनाती है। और उसके बाद गिलगित बल्टिस्तान का जो राजधानी है मुजफ्फराबाद, वहाँ पर एक शार्प हेयर पिन बैंड बनाती है। देखिए यहाँ पर शार्प हेयर पिन बैंड पहला दिखाई दे रहा है। और उसके बाद फिर यह है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक बाउंड्री बनाती है लगभग 170 किलोमीटर तक। और यह मीरपुर जो पाकिस्तान में मीरपुर है, पोतवार प्लेटू, वहाँ तक फिर क्या करती है, वहाँ से फिर ये घूम जाती है पाकिस्तान की ओर, और वहाँ पर फिर यह चेनाब नदी से ट्रीमू नाम की जगह पर जुड़ जाती है। लेकिन जब ये इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर से घूमती है तो एक प्रकार का डिबाउच बनाती है। डिबाउच मतलब क्या होता है? डिबाउच मतलब होता है कि एक समझ लीजिए एक सकरी सी पतली गली है, ठीक है, एक सकरी सी पतली गली है, उसके बाद फिर अन्य एक विस्तृत मैदान है, मतलब लंबा चौड़ा मैदान है। तो पतली गली से नदी बहती हुई आई, फिर एक खुले जगह पर ये क्या हो गई, फैल गई। जैसे कि आप वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट जो भारत का है, वहाँ से जब नदियाँ बहकर आती हैं और समुद्र में मिलती हैं, तो इसका मतलब एक पतली सकरी गली से बहती हुई आई और फिर समुद्र में मिलकर यह बहुत लंबे में फैल गई। तो एक पतली जगह से आकर बहुत ही लंबा चौड़ा विस्तृत हो जाना, इसे ही कहते हैं डिबाउच। आपको एग्जाम्पल के तौर पे देखिए यहाँ पे इमेज दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए एक पतली सकरी जगह से बहती हुई नदी आ रही है और बाद में फिर क्या हो रही है, समुद्र में फैल जा रही है, तो इसे कहते हैं डिबाउच होना। तो डिबाउच होना क्या होता है? झेलम नदी जब यह बहते हुए आती है इंडिया पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर बनाते हुए, उसके बाद जब यह ट्रीमू नाम की जगह पर चेनाब से मिलती है तो ये डिबाउच हो जाती है। डिबाउच मतलब पूरी तरह से फैल जाती है। आपको यहाँ पर एक इमेज दिखाई दे रहा है जो कश्मीर वैली का अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है, यहीं से जो है वेरीनाग की एक झील गिरती है जहाँ से झेलम रिवर का उद्गम हुआ है। तो यह पूरा आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन झेलम रिवर के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग चेनाब नदी के बारे में। चेनाब नदी के बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है। चेनाब नदी जो है यह हिमाचल प्रदेश में लाहुल और स्पीति नाम का ज़िला है जिसमें झांसकर रेंज आता है, और उसी झांसकर रेंज में बारालाचा पास है। उसी बारालाचा पास से चेनाब रिवर का उद्गम हुआ है। और चेनाब रिवर जो उद्गमित होती है बारालाचा पास से, यह वहाँ पर दो भागों में उद्गमित होती है, जिसे एक भाग को हम लोग कहते हैं चंद्रा और दूसरे भाग को कहते हैं भागा। और चंद्रा और भागा नामक के दो उद्गम होते हैं बारालाचा पास से, और यह बहते हुए हिमाचल प्रदेश में ही एक ज़िला आता है टंडी नामक ज़िला, और उसी टंडी नामक ज़िला में ही ये चंद्रा और भागा आपस में मिल जाते हैं और मिलकर बनाते हैं चेनाब नदी। और चेनाब नदी को चंद्रभागा भी कहते हैं। और उसके बाद यह जो है पीर पंजाल से पैरेलल में, पीर पंजाल जो रेंज है, पीर पंजाल के रेंज में ही एक और वैली है, घाटी है, जिसका नाम है पंगी वैली। उसी पंगी वैली से यह बहते हुए आगे की तरफ जाती है और उसके बाद यह किश्तवाड़ में चली जाती है। ये किश्तवाड़ जो है ये कठियावाड़ जम्मू रीजन में आता है, और वहाँ पर यह एक बहुत ही गहरी घाटी बनाती है। और उसके बाद यह जो है जम्मू कश्मीर के अखनूर में एक प्लेन मैदान पर आ जाती है।
और उसके बाद ये बहते हुए पाकिस्तान पंजाब में चली जाती है, पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में चली जाती है और वहाँ से फिर यह सतलुज नदी को जुड़ जाती है और सतलुज नदी के साथ चेनाब जुड़कर क्या बनाती है, पंचनद नदी। और ये पंचनद नदी कहाँ पे जुड़ती है, मुजफ्फरगढ़ ज़िले में जो उच्च शरीफ नाम की जगह है, मुजफ्फरगढ़ ज़िले में जो उच्च शरीफ नाम की जगह है वहाँ पर पंचनद नदी होती है, जो चेनाब और सतलुज नदी के जुड़ने पर बनती है। आगे चलते हैं, बात करते हैं रावी रिवर के बारे में। रावी रिवर जो है ये हिमाचल प्रदेश में रोहतांग पास में ही कुल्लू हिल्स है, वहाँ से रावी रिवर का उद्गम हुआ है। यह जो है पीर पंजाल और साथ ही साथ धौला रिवर जो है, इनके धौलाधार रेंज जो है, पीर पंजाल रेंज और धौलाधार रेंज जो हिमाचल प्रदेश में है, उसके बीच से ये बहते हुए जाती है और उसके बाद जो है ये चंबा को क्रॉस करती है। चंबा जो है हिमाचल प्रदेश का लास्ट है, उसे ये क्रॉस करती है। उसके बाद ये धौलाधार रेंज में एक गहरी घाटी का निर्माण करती है और उसके बाद यह पंजाब के मधोपुर में उतर जाती है। पंजाब के मधोपुर से और अमृतसर से होते हुए ये पाकिस्तान का जो पंजाबी प्रोविंस है उसमें जो एक जगह है रंगपुर, वहाँ पर ये उतरती है और वहाँ पर जाकर ये चेनाब से ज्वाइन कर जाती है। फिर से रिपीट, जो है धौलाधार रेंज में गहरी घाटी बनाती है, वहाँ से पंजाब के मधुपुर अमृतसर से होते हुए पाकिस्तान का जो पंजाब है उसमें एक जगह है रंगपुर, वहाँ पर उतर जाती है और वहाँ पर जाकर यह डिबाउच होकर चेनाब में जुड़ जाती है। ओके, ये रावी नदी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे देखिए आपको जो दिखाई दे रहा है हरे कलर में, ये क्या है, ये हिमाचल प्रदेश है और इसमें देखिए यहाँ पर आपको कांगड़ा दिखाई दे रहा है और कांगड़ा में ही क्या है, रोहतांग पास है जिसमें कुल्लू हिल्स है, यहीं से निकलती है रावी नदी। तो ये इमेज आपको बतला रहा है। अब इसके बाद बात करते हैं ब्यास नदी के बारे में। ब्यास नदी को व्यास नदी भी कहते हैं। यह जो है यह रोहतांग पास से निकलता है और रोहतांग पास जो है पीर पंजाल के सदर्न साइड में, दक्षिण साइड में है। तो रोहतांग पास देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, रोहतांग पास लिखा हुआ है इस इमेज में। तो रोहतांग पास से निकलती है ब्यास नदी और यह बहुत ही नज़दीक होती है रवि नदी के पास में, ठीक है। फिर पंजाल के साउथ साइड से निकलती है ब्यास नदी और यह जो है धौलाधार रेंज को क्रॉस करते हुए दक्षिण पश्चिम की तरफ बहते हुए यह जाकर पंजाब में हरिके नामक जगह पर सतलुज से मीट कर जाती है। जो ब्यास नदी है यह सतलुज नदी से मीट कर जाती है पंजाब के हरिके नामक जगह पर। और इसके बारे में यह कहा जाता है कि यह जो नदी है 460 किलोमीटर लंबी नदी है और यह टोटल भारत के ही क्षेत्र में ही बहती है, ब्यास नदी टोटल। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग सतलुज नदी की। सतलुज नदी के बारे में देखिए क्या लिखा गया है। सतलुज नदी जो है, यहाँ पर आपको एक इमेज दिखाई दे रहा है और यहाँ पर देखिए आपको माउंट कैलाश दिखाई दे रहा है जिसके बगल में मानसरोवर ताल दिखाई दे रहा है और ये जो है ये राकस लेक है जहाँ से निकलती है अपनी सतलुज नदी। तो सतलुज नदी यहाँ से बहते हुए हिमाचल प्रदेश और चाइना के बीच में एक बॉर्डर बनाती है। यहाँ पर एक दर्रा है जिसको कहते हैं सिपकी दर्रा, वहाँ से ये बहती हुई यहीं से वो बहती है। तो हम लोग उसके बारे में चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए सतलुज नदी जो है ये राइज करती है कहाँ से, यह तिब्बत में मानसरोवर लेक में जो राकस ताल है वहाँ से ये उद्गमित होती है और वहाँ से बहते हुए यह हिमाचल प्रदेश और साथ ही साथ तिब्बत के बीच में जो सिपकीला नाम की जगह है, सिपकी दर्रा जो है वहाँ से ये बहते हुए आती है और उसके बाद एक गहरी घाटी बनाती है जहाँ से ये ग्रेट हिमालय के अंदर क्या करती है, घुस जाती है और उसके बाद आगे की तरफ हिमालय रेंज से वापस उद्गमित हो जाती है। और उसके बाद पंजाब प्लेन में उतरने से पहले यह जो है नैना देवी नामक एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर यह एक फेमस इस नदी सतलुज नदी के ऊपर एक फेमस भाखड़ा डैम बना हुआ है और इसी भाखड़ा डैम के कारण वहाँ पे एक जलाशय का निर्माण होता है जिसे कहते हैं गोविंद सागर जलाशय। क्या कहते हैं, गोविंद सागर जलाशय, जो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पर पड़ा है। और इसके बाद जो है भाखड़ा डैम के बाद फिर यह बहते हुए रोपर में प्रवेश करती है और रोपर जो है पंजाब में आता है। तो वहाँ से फिर ये पश्चिम की ओर बहने लगती है और वहाँ से फिर ये क्या करती है, पंजाब में जो हरिके नाम की जगह है वहाँ पर ये ब्यास से जुड़ जाती है। फिर उसके बाद जो है ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहती है लगभग 120 किलोमीटर, उस जगह का नाम है 120 किलोमीटर जगह का नाम है फिरोजपुर से लेकर फजिल्का। ये फिरोजपुर से फजिल्का नामक जगह तक बीचों बीच में बहती है और इंडिया पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री बनाती है लगभग 120 किलोमीटर की। और उसके बाद ये जो सतलुज नदी है जाकर चिनाब नदी से जुड़ जाती है। चिनाब नदी जो है तीन नदियों का मिलन है, उसमें जो हैं झेलम और रावी और चेनाब। और सतलुज जो है ये ब्यास नदी से मिलकर आगे बढ़ती हैं और बाद में सतलुज और साथ ही साथ चेनाब यह जाकर
पाकिस्तान के मुजफ्फरगढ़ ज़िले में जो उच्च शरीफ नाम की जगह है वहाँ पर जुड़ जाती हैं चेनाब और सतलुज और बन जाती हैं पंचनाद। और ये पंचनाद नदी आगे चलकर इंडस नदी से मिलती हैं पाकिस्तान के मिठानकोट में, और वहाँ से ये बहते हुए पाकिस्तान के हैदराबाद से होते हुए कराची के साउथ से होते हुए अरब सागर में जाकर गिरती है और वहाँ पर बहुत ही बड़ी डेल्टा बनाती हैं। तो यह पूरा इंडस नदी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हुआ आपके पास, और इसके साथ ही भारत का जन्म कैसे हुआ उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलता है। आपको अगर इसका PDF चाहिए तो प्लीज़ हमारे व्हाट्सएप नंबर को ज्वाइन करें, तो आपको इसकी PDF अवेलेबल हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आगे और भी नए इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।